ॐ खं ब्रह्म। इस सरल वैदिक संस्कृत कक्षा में आज हम लोग संधियों पर चर्चा करेंगे। हमने इस प्रकरण को नाम दिया है संधि तथा प्रकृति भाव। तो आज हम इसी बात को सबसे पहले समझने का प्रयास करें। ये संधि तथा प्रकृति भाव क्या है? संस्कृत व्याकरण में संधियों का बहुत महत्व माना जा रहा है और इसको बहुत विस्तार से सिखाया पढ़ाया जाता है। कह सकते हैं जब संस्कृत व्याकरण की बात आती है तो शब्द रूप धातु रूप रटने की बात आती है और उसके साथ साथ संधियों की बात आती है। यही दो प्रकरण संस्कृत व्याकरण में सर्वाधिक प्रचलित हैं और दोनों ही सामान्य विद्यार्थियों को कुछ बोझिल से भी लगते हैं, रुचिकर लगते हैं और लोग इससे भागते हैं। परिणाम लोग संस्कृत से दूर होते जा रहे हैं। अब हमें ये प्रयास करना है कि इस संधि प्रकरण को कुछ इस प्रकार समझ लें कि ये हमारे लिए उपयोगी हो, भार ना हो। उपयोगी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतने महत्व से इसको पढ़ाया जाता है, इतना महत्व दिया जाता है, तो उपयोगिता तो है। उसे कैसे सीखे समझे सरलता से, बस यही महत्वपूर्ण है। तो हमने जो इसमें शीर्षक दिया है संधि तथा प्रकृति भाव, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे समझ लें। संधि क्या है? चलिए पुस्तक से देखते हैं। परिचय में कहा गया है कि शीघ्रता से उच्चारण करने में कभी कभी किसी अक्षर के स्थान पर अन्य अक्षर का उच्चारण हो जाता है। इसी विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा अक्षर यथावत रहते हैं तो प्रकृति भाव कहा जाता है। दोनों ही बातें यहां इस परिचय में स्पष्ट हो गई। जब दो वर्ण बहुत निकट आएंगे, शीघ्रता से उच्चारण करेंगे, तो उच्चारण स्थान आदि के अनुसार उनमें परिवर्तन होता है। इसको ही हम संधि कहते हैं, संधि के नियम कहते हैं। संधि का अर्थ है जोड़ना। सामान्य रूप से सम उपसर्ग पूर्वक धी धातु है। इसका अर्थ ही हुआ सम्यक रूप में धारण करना, बहुत निकट आ जाना, जोड़ देना। इस प्रकार भी इसका अर्थ समझ सकते हैं हम लोग। तो बहुत से वर्ण जब बहुत निकट आ जाते हैं तो ध्वनि शास्त्र के अनुसार, जो कहे कि प्राकृतिक ध्वनि विज्ञान के अनुसार, उनमें कुछ परिवर्तन उच्चारण स्थान के अनुसार होते हैं। जो हम लोगों ने प्रारंभ में शिक्षा शास्त्र पढ़ा था, वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ी थी, वही इस संधि का कारण आधार जो चाहे कह लें है। अर्थात संधि में जो वर्ण परिवर्तन होते हैं वो इसी वर्णोच्चारण शिक्षा के आधार पर सहज भाव से होते हैं। यदि कोई बहुत कुछ ना भी सीखे, सहज भाव से बोलता जाए, आप देखेंगे लोक व्यवहार में जो लोग बोल रहे हैं, जो पूरी तरह अपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, जिन्होंने कुछ पढ़ना लिखना सीखा ही नहीं, कभी किसी प्रकार से विद्यालय की कोई एक स्तर भी नहीं पढ़ा, निरक्षर हैं कह लीजिए, वो भी जब उनका उच्चारण करते हैं तो उसी प्रकार से करते हैं जैसा बड़े व्याकरणाचार्य व्याकरण में संधि के नियम पढ़ने के पश्चात करते हैं। स्वाभाविक है वो ध्वनि परिवर्तन प्राकृतिक ध्वनि शास्त्र के अनुसार, उच्चारण विज्ञान के अनुसार, जिसे हम लोगों ने वर्णोच्चारण शिक्षा भी कहा है, उसके अनुसार होते हैं।
स्वाभाविक रूप से होते हैं, उन्हीं को व्यवस्थित नियमबद्ध रूप में व्याकरण में स्पष्ट कर दिया गया, उसे हम व्याकरण में संधि प्रकरण या संधि के नियम कहते हैं। इस बात को समझे रहेंगे तो उसको समझने में सरलता होगी और वो हमारे लिए कोई जटिल बोझिल विषय नहीं होगा। विशेष में आगे कहा गया है कि संस्कृत व्याकरण में कुछ स्थानों पर ये महत्वपूर्ण बात है, देखिएगा, संस्कृत व्याकरण में कुछ स्थानों पर प्रकृत भाव को अनिवार्य माना गया है, अर्थात वहां अक्षरों में परिवर्तन करना निषेध है। ये बात महत्वपूर्ण है। अर्थात ऐसा नहीं कि आप सर्वत्र संधि करेंगे और कुछ वर्ण परिवर्तन कर ही देंगे। कुछ स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां सदा प्रकृत भाव होगा। प्रकृत भाव का क्या अर्थ हुआ कि जैसे प्रकृति है, प्राकृतिक रूप से जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। संधि का कोई नियम लगाकर उसमें परिवर्तन न करें, यह भी संधि नियमों में ही बताया गया है, पढ़ाया जाता है। होता क्या है, इसको इस रूप में अलग से विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, इसको विशेष रूप से नहीं बताया जाता, संधि के नियमों में कहीं उल्लेख कर दिया जाता है, तो उसको भी एक प्रकार से संधि का कोई नियम मान लेते हैं। तो उसका जो महत्व है, जो उसका लाभ हो सकता है, वो हम नहीं उठा पाते। तो यहां स्पष्ट किया जा रहा है कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार कुछ स्थानों पर प्रकृत भाव को अनिवार्य माना गया है, अर्थात वहां अक्षरों में परिवर्तन करना निषेध है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि कुछ स्थानों पर परिवर्तन करना या न करना वैकल्पिक है, अर्थात व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है कि परिवर्तन करे या न करे, अर्थात प्रकृत भाव रखे। तो कुछ स्थानों पर तो प्रकृत भाव ही होगा, संधि कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए। अर्थात संधि के अनुसार आप सोचें कोई अक्षरों में परिवर्तन कर देंगे तो ठीक नहीं है, संधि नहीं होगी, वे अलग अलग जैसे शब्द पद हैं वैसे ही रहेंगे, उनमें किसी भी स्थिति में आप संधि नहीं करेंगे, यूं समझ ले संधि करना मना है। कुछ स्थल ऐसे हैं जहां संधि करना मना है, संधि करेंगे ही नहीं। तो एक तो प्रकृत भाव ये हो गया। दूसरा प्रकृत भाव वो है जहां आपकी इच्छा पर है, चाहे तो संधि कर दें चाहे तो न करें। अब इसका क्या अर्थ हुआ भाई? होता क्या है, सहज भाव से कभी कभी बहुत शीघ्रता से उच्चारण करते हैं, तो कहा ना प्राकृतिक ध्वनि के अनुसार वो परिवर्तन हो जाते हैं। और यदि हम थोड़ा सा ध्यान देकर शब्दों को कि भाई क्या शब्द है उससे बोलेंगे थोड़ा धैर्य के साथ, तो जो भी है अक्षर हम उसी को बोलेंगे, स्वाभाविक रूप से बोलेंगे, तो परिवर्तन नहीं भी होगा। तो ये कहा गया यहां पर आपके इच्छा पर है। कोई बहुत शीघ्रता से बोल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो भी आप समझ लीजिए वो क्या कहना चाहता है, उसकी बात समझ में आ गई तो वो भी ठीक। और यदि कोई उतनी शीघ्रता से नहीं बोल रहा है, ध्यान देकर वर्णों का ठीक उच्चारण कर रहा है, तब तो कोई बात ही नहीं है, तो अर्थ स्पष्ट है ही, वहां होगा ही होगा। तो वह भी व्याकरण में ठीक है, उसे कैसे कोई अशुद्ध कर सकता है, वो तो ठीक है ही है। तो दोनों ही ठीक है। ध्यातव्य है, इससे इतना स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि प्रकृत भाव ही प्रकृति अर्थात मूल या प्राकृतिक है। संधि के कारण होने वाले विकार या परिवर्तन वास्तव में असावधानी में हो जाने वाला दोष ही है, ये कोई नहीं कहता। हम साहस कर रहे हैं क्षमा याचना के साथ कि वास्तव में वो विकार है, वर्ण परिवर्तन है, एक प्रकार का दोष ही है, परंतु कोई दोष बहुत प्रचलित हो जाने पर स्वीकार्य हो जाता है और उसे दोष नहीं माना जाता है। यह स्वाभाविक है। हम कहते हैं भाई भाषा है, गणित नहीं है, तो जो लोक व्यवहार में प्रचलित है उसे स्वीकार किया जाएगा। अतः सरल संस्कृत व्याकरण के अनुसार दैनिक प्रयोग में प्रकृत भाव ही सर्वथा उचित है। सहज स्वाभाविक कहीं संधि हो जाएगी तो हो जाएगी, उसके लिए कोई रोक भी नहीं है। अर्थात
इस भय में न रहे कि यहाँ संधि करनी ही पड़ेगी और संधि करेंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा, क्या रूप बनेगा, कुछ नहीं। आप संधि न करें, जो शब्द जहां जैसा है वैसा ही बोलें लिखें, वह पूरी तरह ठीक है। और जहां संधि बहुत प्रचलित है, आपके अभ्यास में है, सभी प्रयोग कर रहे हैं, तो आप भी करिए, उसमें कोई रोक तो है नहीं। यदि इस भाव को समझ लेंगे तो संधि प्रकरण का भय निकल जाएगा। ये शब्द रूप धातु रूप के समान संधि प्रकरण भी संस्कृत में एक बड़ा विषय है। वो कहें कि संस्कृत को अपनाने में कुछ बाधक भी है। इसीलिए संधि तथा प्रकृत भाव के प्रकरण में हमने ये साहस किया कि पहले हम आपको प्रकृत भाव पढ़ा रहे हैं, संधि बाद में। स्वाभाविक है, संधि थोड़ा सा कठिन लगेगी, प्रकृत भाव जैसा है वैसा प्रयोग करना है, वो सरल है। तो पहले हम लोग आज प्रकृत भाव को समझने का प्रयास करें। हो सकता है संधि की चर्चा कल की जाए। तो प्रकृत भाव इसके परिचय में कहा जा रहा है, निकट आने पर भी जब दो अक्षर यथावत बने रहते हैं, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो संस्कृत व्याकरण में इस अवस्था को प्रकृत भाव कहते हैं। ये प्रकृत भाव शब्द भी हमारा दिया हुआ नहीं है कि मैंने कह दिया, ये भी परंपरागत संस्कृत व्याकरण में ही शब्द है, प्रचलित है, वहां प्रकृत भाव कहा जाता है। इसे प्रकृत भाव कहेंगे। विशेष व्याकरण में अनेक ऐसे नियम बताए गए हैं, जब संधि करना अर्थात संधि के नियमों के अनुसार अक्षरों में परिवर्तन करना उचित नहीं माना गया है। संधि नियमों को जानने से पहले इन नियमों को जानना अधिक उपयोगी होगा। सही कहा, वहां प्रकृत भाव ही होगा, संधि नहीं होगी। ये पहले जान ले कहां कहां संधि नहीं होगी, तो हम निश्चिंत हो गए कि यहां तो संधि नहीं ही करनी है, बच गए। ऐसे ही सही। तो आइए अब जानते हैं प्रकृत भाव विभाग। प्रकृत भाव के विभाग क्या किए जा सकते हैं। प्रकृत भाव के नियम को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, नित्य प्रकृत भाव और वैकल्पिक प्रकृत भाव। अभी हम लोगों ने चर्चा भी की थोड़ी सी। नित्य प्रकृत भाव संस्कृत व्याकरण में जब दो अक्षरों के निकट आने पर भी उनमें परिवर्तन करना अनुचित या अशुद्ध माना जाता है, तो नित्य प्रकृत भाव कहा जाता है। अर्थात यहाँ नित्य प्रकृत भाव ही होगा, कोई संधि नहीं होगी। नियम एक, प्लुत शब्द के बाद कोई भी शब्द हो तो दोनों के बीच संधि नहीं होती और नित्य प्रकृत भाव ही होता है ना। अब ये प्लुत क्या है, हम लोग वर्णोच्चारण शिक्षा में पढ़ चुके हैं। सामान्यतः स्वरों को वैदिक भाषा में तीन प्रकार से करने का विशेष भाव है। लौकिक भाषा में हम लोग लघु और दीर्घ कहते हैं, आ, आ और आ। यदि उच्चारण का समय कुछ और बढ़ जाए तो प्लुत हो जाता है। लघु में एक मात्रा, दीर्घ में दो मात्रा, प्लुत में तीन मात्रा। अब किसी स्वर को यदि प्लुत बोला जाए, उसे तीन मात्रा में बोला जाए, दीर्घ से भी अधिक बोला जाए, दीर्घ से भी बड़ा बोला जाए, दीर्घ से भी कुछ और अधिक दीर्घ हो जाए, तो उसमें अब संधि क्या होगी। अगर यदि वही स्वर आता है, समान स्वर आने पर दीर्घ हो जाता है, दो लघु है तो भी दीर्घ हो गया, कोई बात नहीं। एक लघु एक दीर्घ है तो भी दीर्घ हो गया, चलिए ये भी ठीक। दोनों दीर्घ है तो मिलकर दीर्घ हो गए, ये भी ठीक।
अब दीर्घ से भी आगे प्लुत है, उसमें जोड़ करके अब हम क्या करेंगे? तो ये पूर्णता व्यवहारिक माना गया कि जब प्लुत होगा तो कोई संधि कभी भूल कर भी ना करें, वो व्यवहार के दृष्टि से, व्याकरण के दृष्टि से अशुद्ध होगा। अब प्लुत का प्रयोग कहां होता है ये समझें, थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। सामान्यतः प्लुत का प्रयोग लौकिक संस्कृत में तो पुकारने में किया जाता है, पहले संबोधन में किया जाता है। हे कृष्ण अत्रागच्छो, हे कृष्ण यहां आओ। अब कृष्ण में अणा यदि शब्द की दृष्टि से देखें तो वो लघु है, आ, है ना। अंतिम वर्ण ड़ा में जो स्वर है आ, वो तो लघु है। परंतु जब हम पुकारेंगे किसी को, तो आप अभी भी देखिए, जब हम लोग किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं, सामान्यतः वो दूर होता है, ऐसा मानते हैं, तभी पुकारेंगे। पास में बैठे हैं तो क्यों पुकारेंगे? तो उसको बहुत दीर्घ करके बोलते हैं। तो जो है तो वो लघु, लघु से दीर्घ और उससे भी दीर्घ थोड़ा करके हमने प्लुत बोला। तो ये पुकारने का भाव, जो प्लुत उच्चारण है वो स्पष्ट रहे, इसके लिए ये आवश्यक है कि उसके पश्चात कुछ भी, कोई भी स्वर व्यंजन आए, उसे जोड़ा न जाए, कोई संधि का नियम न लगाया जाए, उसे अलग शब्द मानकर, अलग पद मानकर अलग ही लिखा जाए। जब किसी को पुकारेंगे, प्लुत करेंगे, संबोधित करेंगे, तो संबोधन के पश्चात जो भी पद आएगा वो अलग स्वतंत्र लिखा जाएगा, उसे जोड़कर नहीं लिखा जाएगा, कोई संधि का नियम वहां नहीं लगेगा। तो प्लुत के पश्चात कोई संधि नहीं होती, नित्य प्रकृत भाव ही होता है। नियम 2, द्विवचन शब्दों के बीच भी सामान्यता प्रकृत भाव रहता है, विशेष रूप से पूर्व शब्द के अंत में तथा बाद के शब्द के पूर्व में ई उ ए होने पर संधि नहीं होती। ठीक। द्विवचन के लिए एक विशेष व्यवस्था है कि इसमें संधि मत करो, क्योंकि द्विवचन के सामान्यता जो रूप प्रयोग हो रहे हैं, जब संधि कर देंगे तो फिर ये समझना कठिन हो जाएगा कि ये द्विवचन था। उसका संधि विग्रह करना और ये समझ पाना कि वो द्विवचन था, ये कठिन हो जाएगा। इसलिए नियम ही बना दिया गया कि द्विवचन में यथासंभव संधि से बचे, द्विवचन में संधि ना ही करें तो अच्छा। उदाहरण के लिए कहा गया मुनि इमौ, मुनि, ये मुनि का द्विवचन है, मुनि एक वचन, मुनि द्विवचन, इमौ ये भी द्विवचन। अब मुनि इमौ में यदि संधि कर दें तो संधि के सामान्य नियमों के अनुसार मुनि का दीर्घ ई, इमौ का लघु ई, दोनों मिलकर दीर्घ ई हो जाएंगे, मुनिमौ हो जाएगा। परंतु यहां निषेध कर दिया गया है, आप मुनि इमौ अलग अलग ही लिखेंगे, बोलेंगे, इसको जोड़कर मुनिमौ नहीं करेंगे। सामान्य रूप से संधि के नियम से जुड़ेंगे तो दोनों ही मिलकर दीर्घ ही हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। आप ये भूल न करें, कभी भी मुनि इमौ को जोड़कर मुनिमौ न करें, ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होगा, मान्य नहीं है। इसी प्रकार से आगे दिया है यमुने अमु, यमुने भी द्विवचन में है, इसमें ए है, उसके पश्चात आ है, यमुने अमु ऐसा ही लिखा बोला जाएगा, अलग अलग ही लिखा जाएगा, अलग अलग ही पढ़ा जाएगा, इसमें कोई संधि का नियम लगाकर संधि ना करें। इसी प्रकार से आगे एक शब्द और दिया है साधु एतौ,
साधु, ये भी साधु का बहुवचन द्विवचन बना दिया गया, साधु, और उसके पश्चात आ गया एतौ, ये भी द्विवचन। तो साधु एतौ ऐसे ही अलग अलग लिखा जाएगा, इसमें कोई संधि नहीं होगी। तो एक तो हमने जाना कुछ स्थान तो ऐसे हैं जहां संधि होती ही नहीं, उनमें जैसे प्लुत वाले शब्द और दूसरे ये द्विवचन वाले, विशेष रूप से ई ओ औ ए आदि दीर्घ स्वर वाले, तो इनमें संधि नहीं होगी। विशेष में कह रहे हैं इसी प्रकार से अमी ईशा, अमु आसाते, अहो ईशा आदि अनेक पद प्रकृत भाव के उदाहरण के रूप में प्रचलित हैं। इनमें संधि नियमों के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इनमें आपको संधि नहीं करनी है। अब आप इनकी सूची बनाने बैठे कि इनमें नहीं करनी है, तो हमने कहा प्रयास करें, अनावश्यक संधि न करें। जिनमें नहीं करनी है उनमें भी नहीं होगी, और जिनमें हो सकती है उनमें भी नहीं होगी, तो भी अच्छा ही है, सरलता होगी, सुविधा होगी। हाँ, तो समय तो आपका हो रहा है व्याकरण का, इसके पश्चात हम लोगों को वेद चर्चा भी करनी है। तो व्याकरण की बात को यहाँ पर हम इस नित्य प्रकृत भाव के साथ विराम दें। वैकल्पिक प्रकृत भाव की चर्चा हम लोग कल कर लेंगे, अवसर मिला तो संधियों पर भी चर्चा करेंगे। तो अब आप लोग जैसा उचित समझे, कुछ इसमें कहना हो तो कह सकते हैं, या वेदाष्टक का पाठ करें, फिर हम लोग वेद चर्चा करते हैं, उसके पश्चात प्रश्न उत्तर कर लेंगे। जैसा उचित समझे, स्वागत है।